Hello everyone, welcome again on this learning platform of Super Diamond Knowledge. गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी की जो कंप्लीट टेक्स्ट बुक है यानी कि प्रोज सेक्शन। इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की हम समरी डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में यदि आप टीजीटी इंग्लिश और पीजीटी इंग्लिश एचशीट देने जा रहे हो, केवीएस में देने जा रहे हो, तो उन सभी के लिए जो ये क्लास है बड़ी हेल्पफुल है। इसमें हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहले हम समरी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये पहला ही चैप्टर है जिसमें हम क्या देखते हैं, पैट्रिक नाम का एक लड़का होता है जिसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, ना ही कभी वो होमवर्क करता है। एक दिन वो सिर्फ गेम्स ही खेलते रहता है, जैसे बास्केटबॉल, नाइनटेंडो, हॉकी, जैसे ये गेम्स खेलता रहता है और वो कोई भी होमवर्क करना पसंद नहीं करता। एक दिन वो क्या देखता है कि जो उसकी कैट है यानी कि जो उसकी बिल्ली है वो एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही थी। लेकिन जब वो पास जाके देखता है उसको पता लगता है कोई छोटी गुड़िया नहीं है बल्कि एक छोटे आकार का आदमी है जिसको एल्फ यानी कि ELF एल्फ उसको बोला गया, यक्स इसको हिंदी में बोला गया है, वो था। और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था कि वो उसको बिल्ली से बचाए। जो एल्फ है वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था कि उसको बिल्ली से बचा ले पैट्रिक। वो पैट्रिक को बोलता है कि तुम मुझे इस बिल्ली से बचा लोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। उसको वो एक विश ग्रांट करता है तो पैट्रिक उसको बचा लेता है। पैट्रिक उसके सामने इच्छा रखता है कि जो सेमेस्टर के एंड तक उसको उसका होमवर्क करना पड़ेगा, जो 35 डेज बचे हुए हैं उसके लिए उसका होमवर्क करना पड़ेगा। एल्फ मान जाता है। फिर क्या होता है, जो एल्फ होता है उसको ह्यूमन एजुकेशन के बारे में इतना पता नहीं होता, ना इसको कैलकुलेशंस आती है, ना इसको सब्ट्रैक्शन है कि जोड़ घटा गुणा भाग, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ऐसा कुछ भी उस एल्फ को आता नहीं होता। तो वो सब करने में एल्फ को पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वो बार बार पैट्रिक की हेल्प मांगता है, उसको बोलता है डिक्शनरी लेकर के आए उसके लिए, डिक्शनरी में से जो वर्ड है वो भी ढूंढ के बताए। तो ऐसे करके पैट्रिक उसकी हेल्प करता है और जब वास्तव में जो रिजल्ट आता है वो A+ पैट्रिक को मिलता है। और जो उस सब के लिए जो जिम्मेदार है वो पैट्रिक खुद ही है, क्योंकि वास्तव में जो होमवर्क किया था वो एल्फ ने नहीं किया था, वो पैट्रिक ने खुद ही किया था। तो ये था चैप्टर। अब हम इसके जो MCQs हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वट वॉज द नेम ऑफ द बॉय हु नेवर डिड हिज होमवर्क। उस लड़के का क्या नाम था जो कभी भी होमवर्क नहीं करता था। हमको पता है उसका नाम पैट्रिक था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑफ द फॉलोइंग विच गेम्स डिड पैट्रिक लाइक टू प्ले। पैट्रिक इनमें से कौन से गेम खेलता था, हॉकी, नाइनटेंडो, बास्केटबॉल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑल, A, B and C। वो हॉकी भी खेला करता था, नाइनटेंडो एक वीडियो गेम होता है, और बास्केटबॉल, ये तीनों ही गेम्स वो खेलता था। जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड पैट्रिक हेट। पैट्रिक को किस चीज़ से नफरत थी, पैट्रिक किस चीज़ से घृणा करता था। अब हम इसके ऑप्शन रीड करते हैं, प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलने से, डूइंग हिज होमवर्क, वॉचिंग टेलीविजन, गोइंग टू स्कूल। पैट्रिक को जो सबसे ज़्यादा होमवर्क वो घृणा थी वो थी उसके होमवर्क करने से। तो ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वन डे पैट्रिक फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद। एक दिन पैट्रिक क्या देखता है जिसकी कैट है वो किसके साथ खेल रही थी, अ लिटिल डॉल, अ स्कूल बॉय, अ स्कूल गर्ल, या फिर अनदर कैट, दूसरी कैट के साथ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A होगा। उसने देखा कि जो उसकी कैट थी वो एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड पैट्रिक ग्रैब्ड द लिटिल डॉल व्हाई वाज ही सरप्राइज्ड। जब पैट्रिक ने उस लिटिल डॉल को कैट से ग्रैब किया, झपटा उसको बचाने के लिए, तो वो हैरान क्यों रह गया था। इट वॉज वेरी कॉस्टली डॉल, ये बड़ी महंगी डॉल थी। इट वॉज अ मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज, एक छोटे आकार का आदमी था। इट वॉज अ बेबी, एक बेबी था, या इट वॉज अ ग्लास डॉल, या फिर एक ग्लास की डॉल थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर B होगा। इट वॉज अ मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज। इट वॉज नॉट अ लिटिल डॉल, इट वॉज अ मैन ऑफ टीनिएस्ट, इनकी सबसे छोटे आकार का एक ये आदमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द एल्फ ग्रांट पैट्रिक। पैट्रिक को क्या उसने ग्रांट किया, जो एल्फ था उसने क्या ग्रांट किया उसको, अ विश, अ मैजिक मैन, अ मैजिक बुक, या अ लॉट ऑफ मनी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A यानी कि अ विश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
व्हाट वाज पैट्रिक्स विश, पैट्रिक की जो इच्छा थी वो क्या थी। द एल्फ शुड ब्रिंग न्यू क्लोथ्स, एल्फ को नए कपड़े लेके आने चाहिए। द एल्फ शुड ब्रिंग, नेक्स्ट है इसका ऑप्शन देखिए, स्वीट्स, उसके लिए स्वीट लेकर के आए। द एल्फ शुड प्ले फॉर हिम, या द एल्फ शुड डू हिज होमवर्क। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उसकी इच्छा थी कि जो एल्फ है वो उसका होमवर्क करे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग टाइम वाज द एल्फ टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, कितने टाइम के लिए उसको पैट्रिक का होमवर्क करना था, एल्फ को पैट्रिक का होमवर्क कितने टाइम के लिए करना था। फॉर होल लाइफ, पूरी लाइफ के लिए। टिल द एंड ऑफ सेमेस्टर, सेमेस्टर के अंत तक। ओनली फॉर वन डे, सिर्फ एक दिन के लिए, या फिर नेवर, कभी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज ट्रू टू हिज वर्ड, यानी कि कौन अपने शब्दों पर खरा रहा, किसने अपनी बातें पूरी की, पैट्रिक ने, एल्फ ने, या टीचर्स ने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि एल्फ ही था जिसने अपनी बातें पूरी की, यानी कि उसका हेल्प, होमवर्क करने में उसकी हेल्प की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्फ बिगेन टू, एल्फ ने क्या करना शुरू किया था, प्ले विद पैट्रिक, डू पैट्रिक्स होमवर्क, ब्रिंग थिंग्स फॉर पैट्रिक, सिंग सॉन्ग्स फॉर पैट्रिक। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, डू पैट्रिक्स होमवर्क। द एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया था। इन विच सब्जेक्ट पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, कौन से सब्जेक्ट में जो पैट्रिक आउट ऑफ लक था, यानी कि उसका जो भाग्य था वो बड़ा बुरा था। जो करेक्ट आंसर है इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैथ्स में ही वो ज़्यादा बुरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इन विच सब्जेक्ट डू वी सोल्व एक्सरसाइज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस। हम किस सब्जेक्ट में जो जोड़, घटा और भाग के सवाल और जो भिन्न के सवाल हम हल करते हैं, सबको पता वो होगा ऑप्शन सी, मैथ्स में। व्हाट पोजीशन डिड पैट्रिक गेट इन हिज सेमेस्टर रिजल्ट, पैट्रिक को क्या उसको जो पोजीशन मिलती है वो मिलती है A+। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, हु हेल्प्ड द एल्फ इन डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क करने में किसने हेल्प की थी, अदर एल्फ्स, दूसरे यक्षों ने, पैट्रिक्स टीचर्स ने, पैट्रिक हिमसेल्फ ने, पैट्रिक्स फ्रेंड ने। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पैट्रिक ने खुद में की थी वास्तव में, एल्फ ने तो सिर्फ थोड़ी हेल्प की थी, बट ज़्यादा मेहनत किसने की थी, पैट्रिक ने की थी, क्योंकि वही उसको डिक्शनरी से सब ढूंढ ढूंढ के दे रहा था, उसके जिले जो ये क्वेश्चंस होते हैं, मैथ की प्रॉब्लम्स होती है, वही सॉल्व कर रहा था। व्हाट टाइप ऑफ अ किड वाज पैट्रिक नाउ, पैट्रिक अब किस प्रकार का बच्चा था, लेजी, मॉडल, इलिटरेट, या फिर सीख। अब वो एक मॉडल की आदर्श बच्चा बन चुका था सभी के लिए, क्योंकि उसने अपनी जो हासिल है वो अच्छी पोजीशन क्लास में हेल्प कर ली थी। डैश सब्जेक्ट वाज अ मिस्ट्री फॉर एल्फ, एल्फ के लिए कौन सा सब्जेक्ट एक मिस्ट्री था, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स या हिस्ट्री। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिस्ट्री वाज अ मिस्ट्री फॉर द एल्फ। तो ये था पैट्रिक वाला चैप्टर, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कुत्ते को अपना नया मालिक है जो वो कैसे मिला। ये है NCERT क्लास 6 बुक का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो कुत्ते होते हैं स्टार्टिंग में वो अपने खुद के मालिक हुआ करते थे, ऐसे ही जो भेड़ियों की तरह वो घूमते रहते थे, आज़ाद होते थे वो। लेकिन वो बार बार क्या हुआ, वो ऐसी लाइफ से वो थक चुके थे। अब वो चाहते थे कि वो किसी को अपना मालिक बना ले। तो कुत्ता होता है जो अपने मालिक की क्लास में वो चला जाता है। तो जब वो चला जाता है तो ऐसे ही करते करते वो एक वॉल्फ को देखता है कि वॉल्फ को अपना मालिक बना ले। तो वॉल्फ मान जाता है कि उसका मालिक बनने के लिए वो चलते हैं फिर शिकार के लिए। फिर वॉल्फ देखता है कि कोई बियर गया है यहाँ से, इनकी भालू, जो वॉल्फ होता है वो भालू से डरता होता है। तो वो सोचता है कि जो कुत्ता होता है वो सोचता है कि वॉल्फ इतना शक्तिशाली नहीं है क्योंकि वो बियर से डर रहा है। अब वो वॉल्फ को छोड़ देता है, बियर के पास चला जाता है। फिर वो बियर को अपना मालिक बना लेता है। फिर बियर के साथ शिकार पे चल पड़ते हैं। फिर बियर होता है, जब पता चलता है उसको वो शिकार के साथ जा रहे होते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि जो गाय है बहुत सारी वो हड़बड़ी में इधर उधर भाग रही हैं। तो जो बियर होता है वो डॉग को बताता है कि यहाँ जरूर लायन आया हुआ है, हम यहाँ से भाग चलते हैं। तो कुत्ते को फील होता है कि ये भी इतना स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर नहीं है पृथ्वी पर, तो मैं इसको भी अपना मालिक नहीं बना सकता। तो वो शेर के पास चले जाता है। जब वो शेर के पास चले जाता है कि शेर को अपना मालिक बना लेता है। फिर बातें बातें में पता चलता है जब वो शिकार के लिए जा रहे होते हैं कि वो जो शेर है वो आदमी से डरता है कि इंसान से डरता है। तो वो अब जो कुत्ता होता है इंसान को अपना मालिक बना लेता है। तब से लेकर के वो आज तक इंसान का ही सबसे वफादार जानवर, पालतू पशु बोल सकते हो आप। तो ये था स्टोरीज में कुत्ते को अपना जो मालिक है वो किस प्रकार से मिलता है। अब हम इसके जो MCQs हैं वो डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज डॉग सिक टायर्ड ऑफ। जो कुत्ता था वो किस चीज़ से थक चुका था, किस चीज़ से वो पक चुका था। ईटिंग फ्लैश मांस खाने से, लिविंग इन फॉरेस्ट जंगल में रहने से, वैंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। वैंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ खुद की उस पर ही वो ऐसे से भटकते ही वो थक चुका था। वर्किंग फॉर अदर्स दूसरों के लिए काम करके। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वैंडरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हु डिड द डॉग डिसाइड टू मेक हिज मास्टर। हु डिड द डॉग डिसाइड टू मेक हिज मास्टर। तो किसको अपना मालिक बनाने की उसने सोची। हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ, कि जो पृथ्वी पर दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली हो। हु वॉज रिचर, जो अमीर हो। हु वॉज क्लेवरर, जो चालाक हो। या हु वॉज पुअरर, जो गरीब हो। तो जो कुत्ते ने सोची थी मालिक बनाने की, वो सोची थी स्ट्रोंगर को यानी कि जो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा मैं उसी को अपना मालिक बना लूंगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट ऑफ ऑल द मास्टर ऑफ द डॉग वाज। कुत्ते का जो मास्टर था वो कौन था सबसे पहले। बियर, वॉल्फ, लायन या मैन। सबसे पहले जो था वो था वॉल्फ, सेकंड नंबर पे था बियर, थर्ड नंबर पे था लॉयन। तो इस प्रकार से आप इनकी सीक्वेंस याद कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पे कौन था, वॉल्फ, यानी कि कुत्ते ने सबसे पहले किसको अपना मालिक बनाया था, वॉल्फ को। सेकंड नंबर पे किसको बनाया था, सेकंड नंबर पे बनाया था बियर को यानी कि भालू को। थर्ड नंबर पे बनाया था लॉयन को यानी कि शेर को। लास्ट में उसने बनाया था मैन को, वो फोर्थ नंबर पे आएगा। तो आप इसकी सीक्वेंस याद कर लेना, आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 द डॉग लेफ्ट द वॉल्फ बिकॉज। कुत्ते ने वॉल्फ को यानी कि भेड़िए को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट टू द वॉल्फ, वॉल्फ के बाद उसने किसको अपना मालिक बनाया था, बियर को। हमने स्टोरी में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉग लेफ्ट द बियर। डॉग ने बियर को छोड़ दिया था, क्यों, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ द लॉयन, क्योंकि वो शेर से डर रहा था। नेक्स्ट टू द बियर, बियर के बाद कुत्ते ने किसको अपना मास्टर के रूप में चुना, तो वो था लॉयन को, तीसरे नंबर पे। हु वाज अ लायन अफ्रेड ऑफ, अब जो शेर है वो किससे डरता था, मैन से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हु डिड द डॉग अडोप्ट हिज मास्टर फाइनली। फाइनली उसने किसको अपना मास्टर अडोप्ट कर लिया, वो बनाया था मैन को। वट टाइप ऑफ अ सर्वेंट इज डॉग, जो कुत्ता है वो किस प्रकार का सर्वेंट है, किस प्रकार का वो नौकर है, तो वो है फेथफुल, जिसको हम सबसे लॉयल वफादार जानवर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 विच एनिमल इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। डॉग ही है वो तो सबसे जो लॉयल सर्वेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हु डू यू थिंक स्ट्रोंगर देन द अदर्स। आप किसको सोचते हो जो दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली, तो अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर जो मैन है वही दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली है। क्यों, क्योंकि उसके पास थिंकिंग पावर है। विच एनिमल इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, किस एनिमल को जंगल का राजा बोला जाता है, सभी को पता है लॉयन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हु फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, किसने अपना जो मालिक था वो खुद ढूंढ लिया था, वो था डॉग। तो गाइज ये था सेकंड चैप्टर, इनकी हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कुत्ते को अपना मालिक किस प्रकार से मिला, ये सेकंड चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड चैप्टर, हम तीसरे चैप्टर की ओर चलते हैं। तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है तारोस रिवार्ड, यानी कि तारों का इनाम। इस चैप्टर में क्या देखते हैं, जो तारा होता है गरीब लकड़हारा होता है, वो लकड़ियाँ काट के अपना गुजारा करता है। जब एक दिन उसके जो पिताजी होते हैं उसको बड़ी ठंड लग रही होती है, उस ठंड को भगाने के लिए वो विश करते हैं कि काश वो जो साके है, साके एक ड्रिंकिंग का जो पदार्थ होता है, पेय पदार्थ होता है, उसको सोचते हैं काश वो पी पाता उसको, तो उसकी ठंड दूर हो जाती। जो तारा होता है, तारा को ये बात बड़ी उदास कर देती है कि वो उनके लिए ये चीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पेरेंट्स के लिए वो बड़ा अपने पेरेंट्स के लिए बड़ा अच्छा जो वो कहते हैं आज्ञाकारी बच्चा उनका होता है। तो वो एक दिन उसके पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाता है और जंगल में जल्दी पहुंच जाता है, ताकि वो उसके पिताजी की उस इच्छा को वो पूरा कर सके। जंगल में जाके वो लकड़ियाँ काटने का काम शुरू करता है, तब उसको गर्मी लगने लगती है, तो वो अपनी जैकेट उतार देता है। वो सोचता है काश यही गर्मी उसके पापा को भी लग पाती, तो फिर कितना अच्छा होता, उनकी जो कंपी है, जो सर्दी है, उनसे वो दूर हो पाती। तो वो अपने काम करते करते तब उसको सुनाई पड़ती है एक झरने की आवाज़। झरने की आवाज़ सुन के वो अपना काम छोड़ देता है और जाके देखता है कि कहाँ से आ रही आवाज़। जब वो झरने के पास जाता है, उसको प्यास लगी होती है, उस झरने के पानी को टेस्ट करके देखता है, वो हैरान रह जाता है कि वो नॉर्मल वाटर नहीं होता, वो जापानी जो पदार्थ होता है साके ही होता है।
तो वो सोचता है कि वो एक बर्तन लेता है, बर्तन में भर के वही जो पेय पदार्थ है जापानी साके का उसके पिताजी के लिए ले जाता है। उसके पिताजी वो पी के बड़े खुश होते हैं। जो भी गांव वाले आस पड़ोस के जो व्यक्ति आते हैं उनके पास सबको वो दिया जाता है। जो ये कहानी पूरे गांव में फैल जाती है। तो जो सारा गांव अपने बड़े बर्तन लेकर के उस झरने के पास पहुंच जा है। लेकिन जब वो वहाँ पे जा करके उस झरने का पानी टेस्ट करते हैं तो वो उनको लगता है कि तो सिर्फ नॉर्मल वाटर है। तारो ने उन सबको बेवकूफ़ बनाया है। तो जब उन सब के जाने के बाद तारो फिर से जा करके उस झरने के पानी को टेस्ट करता है तो वो वही फिर से साकी का जो टेस्ट वो देता है। तो इस प्रकार से जो तारो होता है कि इतना आज्ञाकारी वो अपना पेरेंट्स का बच्चा होता है। जो ये तारो की कहानी है वो जापान के सम्राट तक पहुंच जाती है। उससे वो बड़े खुश होते हैं और उनको वो सिक्के देते हैं सोने के। और जो उस शहर का नाम है तारो के नाम के ऊपर ही, उस झरने का जो नाम है वो तारो के नाम के ऊपर ही रखा जाता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि सभी बच्चों को प्रेरणा मिले कि वो अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करें और वो अच्छे बच्चे बन करके रहें। तो ये थी स्टोरी 3rd चैप्टर में जो हमने डिस्कस की। अब हम इसके जो MCQs हैं, क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर, वो MCQs के जरिए करेंगे। लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर देखिए। तारो वाज अ यंग, तारो क्या था? वुड कटर था, बैगर था, पेंटर था या म्यूजिशियन था? हमको पता है कि वो वुड कटर था। वुड कटर क्या होता है? लकड़हारा, इनकी लकड़ियाँ काटने वाला। What did तारो do all day long in the forest? तारो जंगल में पूरा दिन क्या करता था? Killed birds, chopped wood, played games, sang songs. वो वुड चॉप किया करता था, यानी कि लकड़ियाँ काटा करता था। चॉप होता है काटना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। What did तारो's father wish for? तारो के पिताजी वो किस चीज़ के लिए इच्छा करते हैं? मनी के लिए, मिल्क के लिए, शेक के लिए या फिर फूड के लिए? वो इच्छा करते हैं साके के लिए, जो कि जापानी पेय पदार्थ होता है। What टाइप ऑफ ड्रिंक वाज साके? साके किस प्रकार का जो ड्रिंक था? वार्मथ गिविंग बट एक्सपेंसिव, ये गर्मी देने वाला बट महंगा पदार्थ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज, तारो बहुत कम पैसे कमा पाता था। क्यों? बिकॉज ही डिडंट वर्क हार्ड वर्क इनफ, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करता था। द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, गाँव वालों को लकड़ियों की ज़रूरत नहीं थी। द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो, जो लकड़ियों का प्राइस था वो बड़ा ही कम था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो ने एक्स्ट्रा मनी का क्यों डिसाइड किया? टू लिव मोर कंफर्टेबल लाइफ, ज़्यादा आराम वाली ज़िंदगी जीने के लिए। टू बाई हिज ओल्ड फादर सम साके, उसके पिताजी के लिए कुछ साके खरीदने के लिए। टू बाई न्यू क्लोथ्स, कपड़े खरीदने के लिए। टू रिपेयर क्रैक्स इन द हट, झोंपड़ी में जो दरारें आ गई हैं उनको भरने के लिए। तो जो वो एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत थी उसको, टू बाई हिज ओल्ड फादर सम साके, ताकि वो उसके पिताजी को साके दे सके। द नेबर लेफ्ट तारोस हट इन अ हरी बिकॉज, जो पड़ोसी आए थे उन्होंने तारो की हट को जल्दबाजी में छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया था? बिकॉज सी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, क्योंकि वो पूरे गाँव वाले लोगों को उस वाटरफॉल, उस पानी के झरने के बारे में बताना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट साउंड डिड तारो हियर व्हाइल चॉपिंग वुड इन द फॉरेस्ट? जब तारो जंगल में लकड़ियां काट रहा था तब उसने क्या आवाज़ सुनी थी? रशिंग ऑफ स्ट्रीम, एक झरने की आवाज़ उसने सुनी थी। द वाटरफॉल वाज हिडन बिहाइंड अ, जो झरना था वो किसके पीछे छिपा था? एक चट्टान के पीछे वो था, एक रॉक के पीछे था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट हैपेंड When तारो's father drank only one swallow of sake? क्या हुआ जब तारो के फादर ने सिर्फ एक ही घूंट पिया? He stopped shivering, उसने कांपना बंद कर दिया क्योंकि जो पेय पदार्थ था वो गर्मी देने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Why was there a long procession of visitors to woodcutter's house? लकड़हारे के घर में इतने सारे जो मेहमान थे वो क्यों आ रहे थे, इतने सारे विजिटर्स? बिकॉज दे वॉन्टेड टू टेस्ट डिलीशियस साके, क्योंकि वो जो स्वादिष्ट साके को वो टेस्ट करना चाहते थे, उसको चखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन तारो रीच्ड द वाटरफॉल अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज्ड टू सी, जब तारो अगली सुबह वाटरफॉल के पास गया अर्ली मॉर्निंग में तब उसने क्या पाया? क्या हैरान हो गया वो? क्यों हो गया हैरान? ऑल हीज नेबर्स देयर, क्योंकि उसके जो सभी पड़ोसी थे उसी साके को पाने के लिए अपने बर्तन लेकर के वहाँ पे पहुँच गए थे। वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमको फंसाया गया है, हमको बेवकूफ़ बनाया गया। हाउटेड द विलेजर्स, जो गांव वाले गुस्से में बोलते हैं। हु हैड ट्रिक्ड देम, किसने उनको फंसाया था? यहाँ पे किसको बोले थे? वो बोल रहे थे तारो ने हमको फंसाया है, हमको झूठ बोला है कि यहाँ पे साके मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14।
व्हाट डिड द नेबर्स वांट टू डू तारो व्हेन द वाटर इन द वाटरफॉल टेस्टेड नथिंग बट कोल्ड वाटर। क्या हुआ जब नेबर्स ने उस झरने तारो को क्या किया उन्होंने, जब उन्होंने टेस्ट किया कि वो कोई साके नहीं सिर्फ ठंडा पानी है। दे वॉन्टेड टू ड्रॉन हिम इन द वाटरफॉल। वो तारो को उस वाटरफॉल में डुबा के मारना चाहते थे, इतना वो उससे गुस्सा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द एम्परर ऑफ जापान गिव तारोस ऑनर हिम। जो जापान का सम्राट था वो तारो को सम्मान के रूप में क्या देता था, क्या दिया था उसने, उसको दिए थे 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, गोल्ड के 20 सिक्के उसने दिए थे। ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी ऑफ तारोस रिवार्ड, तारो की जो अपनी कहानी पढ़ी है, लेसन पढ़ा है, हु इज थॉटफुल सन। थॉटफुल सन कौन सा होता है? वन हु इज केयरिंग, जो वो होता है जो एक पेरेंट्स की चिंता करे, वो नहीं जो जिम्मेवारी गैर जिम्मेवार हो, जो मूर्ख हो, या फिर जो वन हु इज थॉटफुल जो विचारशील हो, वो होता है वन हु इज केयरिंग। तो ये था गाइस चैप्टर 3 जो हमने डिस्कस किया, तारोस रिवार्ड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस। जो इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला के बारे में ये चैप्टर है। कल्पना चावला का जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ। जो कल्पना चावला वो हरियाणा के करनाल जिले से संबंध रखती है, और उनकी जो मृत्यु कब हुई थी उसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हो 1, 2, 3 की, यानी कि पहली तारीख थी, दूसरा महीना था, और 2003 की वो साल थी जब कल्पना चावला की डेथ हुई थी। तो इसमें हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की जो ऊंचाइयाँ छुई, कैसे उसने अपने सपने को पूरा किया, कैसे यूएस की सिटीजनशिप ली। तो गाइज जो ये 6 क्लास के सभी चैप्टर्स हैं इनकी समरीज में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इसी चैनल पर जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप इसकी डिटेल्ड समरी देख सकते हो। इस वीडियो में हम सिर्फ इसके MCQs को ही डिस्कस करेंगे फर्दर। जो इसमें हम एक जो यान था उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, उसका नाम था कोलंबिया यान उसको पूछा गया है, और वो कैसे हुआ था, कितने दिन की यात्रा थी, कितना उसके ऊपर खर्चा आया था। तो ये सब बातें हम एक चैप्टर में अलग वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब क्या होगा इससे, अगर हम वो सब बातें फिर से दोबारा रिपीट करते रहेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अब हम इसके सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर ही देखेंगे। कल्पना चावला बोर्न इन, कल्पना चावला का जन्म कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था करनाल हरियाणा में। कल्पना चावला ग्रेजुएटेड फ्रॉम डैश इन करनाल, किस स्कूल से वो ग्रेजुएट हुई थी? ऑप्शन नंबर 8 टैगोर स्कूल से वो ग्रेजुएट हुई थी। कल्पना चावला गोट अ बैचलर्स साइंस डिग्री इन, किस में उसने अपने बैचलर की डिग्री ली थी? वो ली थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। From which country did Kalpana get her master and PhD degrees? From the US, United States of America. Kalpana Chawla was a naturalized citizen of USA. Kalpana Chawla was married to Harrison, who was a dash, who was a US citizen, यानी कि वो अमेरिका का ही एक सिटीजन था जिसके साथ शादी करके उसने जो अमेरिका की सिटीजनशिप है वहाँ की नागरिकता ले ली थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, What was कल्पना चावला लाइसेंस्ड टू फ्लाई? कल्पना चावला को क्या क्या उड़ाने का लाइसेंस मिला हुआ था? लैंड एरोप्लेन्स, सी प्लेन्स, ग्लाइडर्स, या A, B and C आर करेक्ट? तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। इन तीनों को उड़ाने का लाइसेंस उसको मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, When did कल्पना चावला ज्वाइन नासा एज ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट के रूप में ट्रेनिंग लेने के लिए उसने नासा को कब ज्वाइन किया था? वो ज्वाइन किया था 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल इन विच कल्पना वेंट इन हर फर्स्ट स्पेस मिशन? उस फ्लाइट का नाम क्या था? उसका नाम था कोलंबिया स्पेस शटल। हाउ मैनी एस्ट्रोनॉट वर देयर? कितने एस्ट्रोनॉट उसके अंदर थे जब वो कोलंबिया डिजास्टर हुआ था? उसमें थे टोटल 7। When did कोलंबिया स्पेस शटल टेक ऑफ हिज इट्स ट्रेजिक फ्लाइट? वो ली थी इसने, उड़ान कब भरी थी इसने, टेक ऑफ कब किया था? वो टेक ऑफ किया था 16 जनवरी 2003 को, और जब वो डिजास्टर हुआ था तो वो हुआ था 1 फरवरी 2003 को। 16 दिन की ये यात्रा थी। तो ये सब कुछ अपने याद रखना है। कोलंबिया एक्सप्लोडेड व्हेन इट वाज रिटर्निंग टू अर्थ आफ्टर कंप्लीटिंग ईस्ट। इसकी कौन सी उड़ान वो भर रहा था? वो इसकी 28वीं उड़ान थी, और जो ये यान था वो 100 उड़ान भर सकने में सक्षम था। व्हाट डे वाज इट ऑन 1 फरवरी 2003 व्हेन कोलंबिया डिजास्टर टेक प्लेस? देन इट वाज सैटरडे। शनिवार की वो रात थी, शनिवार का दिन था इनकी, जब ये कोलंबिया डिजास्टर हुआ था। वो ट्रेजेडी हुई थी जिसमें कल्पना चावला की डेथ हुई थी।
व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु फ्लाई एन एरोप्लेन? उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं जो एरोप्लेन उड़ाता है, उसको बोलते हैं पायलट। कोलंबिया स्पेस शटल वाज गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, ये 100 उड़ान भर सकने में सक्षम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये जो नेक्स्ट चैप्टर है 5th चैप्टर, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग प्रकार का स्कूल, इसका जो चैप्टर का नाम है। और इसके जो ऑथर है वह ईवी ल्यूकास के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इसमें हम क्या देखते हैं, स्कूल की जो एक ओनर होती है, मिस बीम इसकी ओनर होती है, और बच्चों को सिखाने का उसका बड़ा अजीब सा स्टाइल होता है। और क्या स्टाइल होता है, बच्चों को सिखाया जाता है कि इसमें दुर्भाग्य क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों को किसी दिन इनको लंगड़े बन के रहना होता है, किसी दिन अंधे बन के रहना होता है, किसी दिन गूंगे, किसी दिन बहरे, किसी दिन इंजर्ड। तो इस प्रकार से बच्चों को रोल्स दी जाते हैं। जो लेखक होता है स्कूल की विजिट करता है, मिस बीम से बातें करता है, बच्चों से बातें करता है, तब बातों बातों में उसको पता चलता है कि जो सबसे बुरा दिन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है अंधा बनने का दिन। क्योंकि जब किसी बच्चे को अंधा बनना होता है तो उससे पहले वाले दिन ही उसकी आंखों के ऊपर एक पट्टी बांधी जाती है, ताकि वो जब अगले दिन सुबह उठे तो अंधेपन के साथ ही वो उठे और उसको पता चले कि कैसा अंधा होने पर उसको फील होता है। और कोई चीज़ दूसरे की गाइडेंस पे उसको चलना होता है, और उसको हर टाइम ये डर बना रहता है कि वो कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ से टकरा जाएगा। सिर्फ जब वो शांति से बैठ जाता है तभी उसको राहत मिलती है। तो चलिए हम इसके MCQs डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट हैड द राइटर हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट? लेखक ने किसके बारे में सुना था? मिस बीम स्कूल में, मिस बीम के रिचनेस के बारे में, मिस बीम की फैमिली के बारे में, या मिस बीम की काइंडनेस के बारे में? उसने सुना था मिस बीम के स्कूल के बारे में। What did the writer see first of all when he arrived in the school? जब वो सबसे पहले स्कूल में पहुंचता है तो उसको सबसे पहले कौन दिखता है? उसको दिखता है एक ब्लाइंड गर्ल। नेक्स्ट, अ लिटिल बॉय वाज लीडिंग द ब्लाइंड गर्ल बिटवीन द, वो जो एक छोटा लड़का था जो उस अंधी लड़की को गाइड कर रहा था, लीड कर रहा था, बता रहा था, तो वो किसके बीच में? तो उस टाइम वो थे फ्लावर बेड्स, इनकी फूलों क्यारियों के बीच में वो घूम रहे थे, वो उसको गाइड कर रहा था वहाँ पे। व्हाट डिड द राइटर आस्क मिस बीम सम क्वेश्चंस अबाउट? किसके बारे में उसने क्वेश्चन पूछे मिस बीम को? जो राइटर था उसने उस क्वेश्चन पूछे, उसके जो टीचिंग मेथड थे उसके बारे में उसने क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द रियल एम ऑफ मिस बीम स्कूल, मिस बीम के स्कूल का जो वास्तविक उद्देश्य था, डेवलप द क्वालिटी ऑफ डैश अमंग द स्टूडेंट्स, कि दूसरों के प्रति काइंडनेस को वो जगा पाई, कैसे उनको गाइड करना, जो ये डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ सिटीजन्स डिड मिस बीम वांट हर स्टूडेंट टू बिकम? कैसे चाहते थे कि वो जो उसके स्टूडेंट है वो कैसे बने? वो बने रिस्पॉन्सिबल। विच गेम वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मिस बीम स्कूल? कौन से जो गेम थे वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट थे मिस बीम के स्कूल के? ब्लाइंड डे, डेफ डे, इंजर्ड डे। तो ये सभी ही उसके पार्ट थे। 5 प्रकार के डे वो थे, ब्लाइंड डे, डेफ डे, इंजर्ड डे, डम डे और एक लैम डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आइज वर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे। ब्लाइंड डे के दौरान उनकी आंखों के ऊपर पूरी तरह से पट्टी बांध दी जाती थी ताकि वो कुछ भी ना देख पाएं। विच डे वॉज द वर्स्ट फॉर द स्टूडेंट्स? कौन सा दिन था जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा बुरा था? वो था द ब्लाइंड डे। विच डे वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर द स्टूडेंट? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन सा था? वो था डम डे, यानी कि गूंगा बन के रहना सबसे मुश्किल था, और सबसे बुरा था ब्लाइंड डे। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना, यदि डिफ़िकल्ट पूछा जाए तो वो होता है डम डे, यदि वर्स्ट यानी कि सबसे बुरा पूछा जाए वो होता है ब्लाइंड डे। मिस बीम लेड द राइटर टू अ, मिस बीम लेखक को किसके पास ले गई थी? अ ब्लाइंड गर्ल के पास। विच चाइल्ड यूजेस द क्रचेस? कौन सा जो बच्चा है वो क्रच का इस्तेमाल कर रहा था? वो कर रहा था लेम, यानी कि जो लंगड़ा है वही क्रच का इस्तेमाल करेगा, बैसाखी जिसको बोलते हैं। हु वाज मिस बीम वॉकिंग अप एंड डाउन द ग्राउंड? हु वाज मिस बीम वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन? कौन थी वो लड़की जो गार्डन में इधर उधर घूम रही थी, वॉकिंग कर रही थी? वो थी अ टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की। What was the name of the tall girl who was Miss Beam walking up and down in the garden? वो क्या नाम था उस लड़की का? उसका नाम था मिली, और वही उनकी हेड गर्ल थी। हेड गर्ल का नाम ही उनकी का मिली था। और जो गार्डनर का नाम पूछा जाए तो क्या था? गार्डनर का नाम था पीटर। What was the aim of Miss Beam school? मिस बीम के स्कूल का क्या उद्देश्य था? To teach students thoughtfulness, बच्चों को thoughtfulness सिखाना। सेलेक्ट द नेम ऑफ द राइटर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, जो इस चैप्टर के ऑथर कौन है उनका नाम हमसे पूछा गया है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज ई वी ल्यूकास। तो ये था गाइस 5वां चैप्टर।
अब हम छठा चैप्टर देखते हैं इसका, हु आई एम, मैं कौन हूँ। ये चैप्टर भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें राधा होती है, एक इसमें रोहित होता है, एक इसमें डोलमा होती है, और ऐसे ऐसे 4 से 5 बच्चे होते हैं। वो बताते हैं कि उनको क्या क्या करना पसंद है। डोलमा को प्रधानमंत्री बनना पसंद है। सरबजीत को जब कोई झूठ बोलता है तब उसको बड़ा गुस्सा आता है, तो वो काउंट करता है 10 तक अपने नीचे देख के। तो वो सब आप एक वो वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी है, आप विजिट करना इसको जरूर यदि आप इसकी समरीज देखना चाहते हो। क्वेश्चन देखिए इसके, वट इज़ राधा फेवरेट एक्टिविटी, राधा की फेवरेट एक्टिविटी क्या है। क्लाइंबिंग ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ना। विच ट्री इज देयर जस्ट आउटसाइड राधा's हाउस, राधा के घर के बाद किस चीज़ का पेड़ है, वो है मैंगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज राधा फील व्हेन सी हाई अप इन द स्काई, राधा कैसा फील करती है जब वो ऊपर आकाश में से देखती है। आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, कि मैं पूरे संसार के ऊपर रूल कर सकती हूँ, शासन कर सकती हूँ। हु वांट्स टू बिकम अ सीड कलेक्टर, एक सीड कलेक्टर कौन बनना चाहता है, वो है नासिर, ताकि उसके पेरेंट्स, उसके पापा को हर साल बीज खरीदने के लिए पैसे ना खरीदने पड़े, इसलिए वो बीजों को सुरक्षित कैसे रखा जाए वो तरीका जानना चाहता है। तो ये नासिर होता है। राधा को पेड़ों पर चढ़ना पसंद है, नासिर को बीज इकट्ठे करना पसंद है। नेक्स्ट है, नासिर्स फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी टू बाय कॉटन सीड्स, कॉटन के सीड्स की यहाँ पे बात की गई कि उसको कपास की बीज खरीदने के लिए हर साल पैसे खर्च करने पड़ते हैं। व्हाट इज़ रोहित फेवरेट एक्टिविटी, रोहित की फेवरेट एक्टिविटी क्या है, ट्रैवलिंग, इसको यात्रा करना पसंद है। द अमेजन रिवर, जो अमेजन रिवर है वो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। वेयर इज कोणार्क टेम्पल, कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है, वो है उड़ीसा में। वट डिड रोहित वॉन्ट टू विजिट, रोहित क्या विजिट करना चाहता है, ऑल ऑफ दिस, इजिप्ट के वो पिरामिड्स देखना चाहता है, कोणार्क का टेम्पल देखना चाहता है, और ओल्ड सिटी ऑफ बीजिंग वो देखना चाहता है। वट इज सरबजीत्स फेवरेट हॉबी, सरबजीत की फेवरेट हॉबी कौन सी है, स्पीकिंग ट्रूथ, लेकिन उसको बड़ा गुस्सा आता है जब दूसरे उसको झूठा बोलते हैं। वट डज डोलमा वॉन्ट टू बिकम, सी वॉन्ट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहती है। विच इज़ पीटर्स एक्टिविटी, पीटर्स की जो फेवरेट एक्टिविटी या फिर जो फेवरेट डे है वो कौन सा, द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ, क्यों, क्योंकि इस दिन उसकी जो पूरी फैमिली होती है वो सिनेमा हॉल जाती है टू सी अ फिल्म। वेयर डज पीटर्स होल फैमिली गो सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ, सिनेमा हॉल जाती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये था चैप्टर छठा जिसमें हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट 7 चैप्टर, फेयर प्लेस का नाम है। इसमें जुम्मन शेख होता है, एक उसका फ्रेंड अलगू चौधरी होता है, जुम्मन की वाइफ होती है, और एक जुम्मन की चाची होती है, जो मतलब उनकी जो जुम्मन की चाची होती है वो अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के हवाले कर देती है। सिर्फ वो कहती है कि मुझे 2 वक्त खाना चाहिए और कुछ भी नहीं। वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको खाना देना बंद कर देते हैं, अच्छे से उसकी सेवा नहीं करते। तो जो मौसी होती है, जो चाची होती है, वो सबके पास जाती है, उसकी प्रॉब्लम सुनाती है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ सहानुभूति दिखाते हैं, और कुछ उसको बोलते हैं कि जो अपने जो भतीजा और उसकी वाइफ के साथ वो समझौता कर ले। तो लास्ट में वो अलगू के पास जाती है और वो उसको पंचायत में जाने की बात बोलती है, और वो कहते हैं कि पंचायत में अलगू को अपना पंच चुनेगी। वो फिर अलगू उसको बोलता है कि चाची अब जानती हो अच्छे से कि मैं जुम्मन मेरा अच्छा फ्रेंड है, तो मैं उसके खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ। फिर जो चाची होती है उसको बोलती है कि पंच परमेश्वर होता है, उसका ना तो कोई दोस्त होता ना इसका कोई दुश्मन होता। तो वहाँ से चली जाती है। जब पंचायत में फैसला आता है, जुम्मन को पता लगता है कि अलगू चौधरी को पंच चुना गया, तो बड़ा खुश होता है कि तो मेरा फ्रेंड है, मेरे खिलाफ फैसला नहीं करेगा। लेकिन जब अलगू फैसला सुनाता है तो चाची के पक्ष में होता है, और वो बोलता है कि इसको अलाउंस, एक मंथली अलाउंस देना चाहिए, एक भत्ता देना चाहिए, जिससे जो चाची है अपना जो खाना है अलग से पका सके, अपनी रसोई अलग बना सके। तो जुम्मन और अलगू में दरार आ जाते हैं उनकी दोस्ती में, अब उनकी दुश्मनी हो जाती है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, अलगू चौधरी के 2 बैल होते हैं, जिनमें से एक बैल समझू साहू खरीद लेता है, और वो कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद जो बैल होता है वो मर जाता है। अलगू चौधरी जब समझू साहू से उसके पैसे मांगता है तो वो मना कर देता है। फिर अलगू चौधरी और समझू साहू का फैसला पंचायत में चला जाता है, और समझू साहू को पता होता है कि अलगू और जुम्मन की कैसी फ्रेंडशिप है। अब उनकी दोस्ती में दुश्मनी उनकी जो दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी है। तो वो समझू साहू को अपना पंच चुन लेता है। फिर समझू साहू को जब पंच चुना जाता है तब उसको इस पंच बनने की गरिमा का, पंच पद की गरिमा का एहसास होता है, और वो सही सही फैसला सुनाता है कि समझू साहू को अलगू के पैसे देने चाहिए, क्योंकि जिस टाइम अलगू ने समझू को बैल दिया था उस टाइम वो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं था। तो अभी समझू साहू ने अलगू चौधरी को पैसे देने चाहिए। इस प्रकार से जो उनकी मित्रता है वो फिर से पक्की हो जाती है। तो ये थी स्टोरी फेयर पे लेके। हम इसकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में क्या रिलेशन था, वो फ्रेंड्स थे।
हु हैड एन ओल्ड आंट, किसकी बूढ़ी आंट थी? जुम्मन शेख की आंट थी, हमको पता है। नेक्स्ट है हु मेड द डिमांड फॉर मंथली अलाउंस, किसने मंथली अलाउंस की मांग की थी? जुम्मन की आंट ने की थी। हु टुक द केस टू विलेज पंचायत, कौन ले गया जो मामला था? जुम्मन की आंट लेके गई थी पंचायत के पास में काम, जो ये सारा मामला था। वेयर वाज द पंचायत हेल्ड, पंचायत कहाँ पे आयोजित की गई थी? वो की गई थी अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री, पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। द वॉइस ऑफ पंच, यहाँ पे आएगा पंच की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। हु वाज नॉमिनेटेड द हेड पंच इन द आर्ट्स केस, चाची के केस में हेड पंच किसको चुना गया था? वो चुना गया था अलगू को। नेक्स्ट है इन हुज फेवर डिड अलगू गिव द जजमेंट इन आर्ट्स केस, आर्ट के केस में जो अलगू ने किसके फेवर में फैसला लिया था? वो लिया था आर्ट के फेस में, आर्ट के केस में उसने जो आर्ट चाची के पक्ष में उसने फैसला लिया था। हु डिड अलगू सेल हिज बुलक, अलगू ने अपने जो बुलक थे, जो बैल थे, वो किसको बेचे थे? वो बेचे थे समझू साहू को। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द बुलक, बुलक को क्या हुआ था? इट डाइड, ये मर गया था। हु डिड साहू अपॉइंट द हेड पंच, साहू ने किसको हेड पंच बनाया था? जुम्मन को। हु वाज अ पार्टी इन द मंथली अलाउंस केस, मतलब कौन सी पार्टी थी मंथली अलाउंस केस में? जुम्मन, साहू या फिर जुम्मन्स आंट। वो पार्टी थी ए एंड सी वाली, यानी कि ए और सी, जुम्मन और जुम्मन की आंट वाली। जो मंथली अलाउंस वाला केस था उसमें पार्टी जुम्मन और जुम्मन की चाची की थी। हु वाज अ पार्टी इन द बुलक केस, जो बैल वाला केस था उसमें किसकी सी पार्टी थी? अलगू की थी और साहू की थी। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू जुम्मन व्हाट डज अ पंच नो, जुम्मन के अनुसार पंच क्या जानता है? जस्टिस, वो सिर्फ न्याय करना जानता है। इन हुज फेवर डिड द डिसीजन ऑफ बुलक केस गो, जो बैल वाले केस में जो फैसला है वो किसके पक्ष में जाता है? वो जाता है अलगू के पक्ष में। तो ये था 7वां चैप्टर जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है द बनियन ट्री, बनियन ट्री रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। इसकी जो समरी है आप वीडियो देख सकते हो, चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। हम इसके MCQ डिस्कस करते हैं। हु डिड द बनियन ट्री चीफली बिलोंग टू, जो बनियन ट्री है वो किसके साथ ज़्यादा संबंध रखता है? वो ऑथर के साथ, क्योंकि ग्रैंडफादर को बूढ़ा दिखाया गया 65 का, जो उसके ऊपर अभी नहीं चढ़ सकते। द बनियन ट्री वॉज एज ओल्ड एज देहरादून की बात वहाँ पे की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा देहरादून। हाउ ओल्ड वाज ऑथर्स ग्रैंडफादर, जो ऑथर के ग्रैंडफादर हैं वो कितने उम्र के थे? वो थे 65 ईयर्स के। हु वाज ऑथर्स फर्स्ट फ्रेंड, ऑथर की जो फर्स्ट फ्रेंड होती है वो कौन होती है? अ स्मॉल ग्रे स्क्वारल, एक गिलहरी होती है। नेक्स्ट है इन विच सीजन वाज द बनियन ट्री फुल ऑफ लाइफ, बनियन ट्री कौन सा सीजन में सबसे ज़्यादा हरा भरा होता है? वो होता है स्प्रिंग में, क्योंकि बहुत सारे पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। द ऑथर वाज सिटिंग इन द ट्री, पेड़ के अंदर ब्रांचेस के अंदर वो बैठा होता है। हु अपीयर टू द सीन ऑफ फाइट बिटवीन द कोबरा एंड द मंगोस, वहाँ पे आते हैं एक कौवा और एक मैना, जो कि उस सीन को देखते हैं, पूरी लड़ाई को। इन द थर्ड राउंड ऑफ फाइटिंग हु वाज किल्ड, जो तीसरा राउंड होता है फाइटिंग का उसमें कौन मारा जाता है? क्रो। हु वाज डिफीटेड इन द फाइट, फाइट में किसकी हार होती है? कोबरा की हार होती है, और जो मंगूज होता है वो जीत जाता है। हु कंग्रेचुलेटेड द मंगोज, मंगूज को किसने कंग्रेचुलेशन किया था? द मैना ने, उसको कंग्रेचुलेशन करते हुए वहाँ से उड़ गई थी। द कोबरा ग्लाइडेड आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस की, वो नागफनी के पौधे से वो बाहर आया था। हु इमर्ज्ड फ्रॉम बसेस, बसेस में कौन चला गया था? बसेस से कौन बाहर आया था? मंगोज। हु वाज कोबराज ओपोनेंट, कोबरा का ओपोनेंट कौन था? द मंगोज। ओपोनेंट होता है विरोधी। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द बनियन ट्री, बनियन ट्री के लेसन के ऑथर कौन है? वो है रस्किन बॉन्ड। तो ये एक और चैप्टर द बनियन ट्री जो हमने डिस्कस किया। सो गाइस ये थी NCERT क्लास 6 की जो टेक्स्ट बुक का प्रोज सेक्शन है वो हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया, इसके MCQs डिस्कस कर लिए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें। सो गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।